हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE-VAE 181 के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को विथ आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे कि जून 2024 के पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल इन्वायरमेंट। इसे बताना है कि कौन सा है नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रोफील्ड, फॉरेस्ट, सेंचुरीज एंड पार्क। तो इसमें बताना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा है? फॉरेस्ट है। इसमें नेचुरल से रिलेटेड है ना, ऑलरेडी हमें जो प्रकृति से मिला है, हमें बनाया नहीं है, एक ह्यूमन मेड नहीं मतलब ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये क्या है? नेचुरल के प्रकृति के थ्रू से हमें मिला है। तो क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट। तो क्रोफील्ड हो गया, वो भी नहीं है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है आपका थर्ड ऑप्शन, ये क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है कि ये हमें प्रकृति के थ्रू मिला हुआ है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशंस का, इसके बारे में बताना है। तो फ्रैंसिस हेज़ल ने क्या है? डिटर्मिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है? डेवलप किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन फोर्थ राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not one of the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें बताना है कि इसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लाइमेटिक एक्शन क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लाइफ डज नॉट एक्सीड डैश मीटर अबाउ सी लेवल। तो लाइफ डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड डैश मीटर अबाउ द सी, इसका आंसर क्या होगा? 6000 मीटर। कितना मीटर? 6000 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ क्या है? राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, Which one of the following is placed at the tropic level fifth in aquatic environment? तो ट्रॉपिक लेवल जैसे कि आपके कितने लेवल होते हैं? ट्रॉपिक के 5 लेवल होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी, कंज्यूमर, टर्शियरी, प्रीडेटर। तो ये सब के भी ट्रॉपिक लेवल है। तो ट्रॉपिक लेवल 5 में क्या आता है उसके बारे में बताना है। कौन सा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आता है इसके बारे में बताना है, ठीक है, जिसमें कि टॉपिक 5 में आपका है, ट्रॉपिक लेवल 5 में आता है आपका शार्क। तो शार्क किसको खाता है? लार्ज फिश को खाता है। और लार्ज फिश किसको खाता है? फिश स्मॉल फिश को, फिर स्मॉल फिश किसको? प्लैंक्टन्स को। तो ये क्या है? पूरी साइकिल है ट्रॉपिक लेवल की, फर्स्ट से लेके 5th तक। तो ट्रॉपिक लेवल 5th में क्या आता है? शार्क आता है। तो ऑप्शन 4 क्या है? राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, मैन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज। मैन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर क्या है? वो सॉइल है और सेडिमेंट है। क्या है? सॉइल एंड सेडिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द intermediate community stage is termed as share. In ecological succession, the intermediate community stage is termed as share. फिर क्वेश्चन नंबर 8, एंड इंटर, जियंट फ्लाइंग स्क्वैरल एंड स्लॉथ कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्या ये सब चीज़ें फाउंड की जाती? कौन कौन से? ईटर, जियंट फ्लाइंग स्क्वैर्स एंड स्लॉथ कौन से एरिया में फाइंड की जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये पाई जाती है। किसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से आपके क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। BE-VAE इतना डिफिकल्ट आपका पेपर नहीं आता है, आपका पेपर बहुत सिंपल आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को भी करके जाओगे, कम से कम 6 या 7 साल के भी अगर आप
करके चल जाओगे इसका पेपर, तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो बस आपको करना है क्या है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के जितने भी आपको एमसीक्यूज वगैरह दिए गए होंगे आपको वो करना है, ठीक है। आपको इतना करके जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि मैं आपको कम से कम 7 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे। जो हमारा जो मैंने आपको इस वीडियो से स्टार्टेड किया है वो है जून 2024। तो धीरे धीरे मैं आपको पूरा BE 181 के सारे पेपर्स में आपको प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आए और सारे पेपर आप अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सको। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो MCQs वगैरह होते हैं ना बहुत रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से आप करके जाइए और अच्छे स्कोर कीजिए मार्क्स को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th, ए सेंचुरी इज ए ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन लार्ज बेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, विच बायोमीन एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विथ ए ग्रेट डिसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून। तो इसमें से बताना है कि कौन सा बायोमीन ठीक है एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा हीट और साथ साथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं, किसके साथ में, कौन से मंथ के बीच में, अप्रैल और जून के बीच में। तो कौन सा बायोमीन है, डेजर्ट बायोमीन एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा हीट होना, गर्म, साथ साथ में तेजी हवा चलना अप्रैल और जून के बीच में, डेजर्ट बायोमीन। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मास। तो ऐसा कौन सा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर मास में, मतलब जो पानी के एकदम नीचे लेवल में क्या है पाए जाते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो है बेंटॉन्स। बेंटॉन्स क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एट द बॉटम ऑफ वाटर मास में क्या है फाउंड किया जाता है, एकदम पानी के एकदम नीचे एकदम बॉटम पार्ट में क्या है फाउंड किया जाता है। कौन सा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, बेंटोस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिसको वापस यूज़ किया जा सकता है। तो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो कोल नहीं यूज़ किया जा सकता, पेट्रोल नहीं किया जा सकता, नेचुरल नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉरेस्ट को क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली टू वेपर फेज। सॉलिड वाटर जो होता है ठीक है डायरेक्टली वेपर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। जिसमें कि आपको 4th ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में, ऐसा ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है इंडिया में, इसके बारे में बताना है। तो जो स्प्रिंकल इरिगेशन है ना, ये क्या है, पार्ट नहीं है ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम का इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 3 राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेजर टू कंट्रोल द सॉइल इरोशन। इसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5th में, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा मेजर नहीं कर सकते हम कंट्रोल करने के लिए सॉइल इरोजन्स को, इज़ नॉट ए मेजर टू कंट्रोल करने के लिए सॉइल इरोजन का। तो इसमें से इसमें आपका ऑप्शन 3, रिमूविंग द बिगर ट्री अलोंग द स्लोप, ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन आपका 3rd है, चेक करता है सॉइल इरोशन। तो आपका ये क्या है, राइट है, चेक सॉइल इरोशन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, क्रोन फायर टेक प्लेस इन द, क्रोन फायर कहाँ टेक्स प्लेस होता है, कहाँ मतलब जगह होती है क्रोन फायर की, थ्रॉन फॉरेस्ट में। कहाँ पर, थ्रॉन फॉरेस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग एनेबल ट्राई एंड फॉरेस्ट ट्रेवल। तो फॉरेस्ट एक्ट 2006 में, कौन से एक्ट में, फॉरेस्ट एक्ट 2006। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, हॉटस्पॉट क्या है, किसका रीज़न है, वो हाई एंडेनिज्म्स का रीज़न है। किसका रीज़न है, हाई एंडेनिज्म्स का क्या है वो रीज़न है। कौन सा, हॉटस्पॉट आर रीज़न ऑफ हाई एंडेनिज्म्स। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। किसकी ज़्यादा मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर? किसकी है? मैंगो की है। किसकी है? मैंगो की है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ मैंगो। कि किसकी है? मैंगो की है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन सा वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो एथेस्टिक वैल्यू को क्या है? यूज़ किया जाता है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके यूनिट 6 में से पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो कि मैंने आपको BEV 81 के हर एक यूनिट वाइज एक एक चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन करके हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए हैं, जहाँ कि मैंने आपको हर एक यूनिट को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपकी MCQs वगैरह भी मैंने यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो उन्हें MCQ पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा होगा, वो इजीली सारे आंसर्स बता सकते क्वेश्चन को। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो चैनल पे जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ कि मैंने आपको यूनिट वाइज हर एक सब्जेक्ट्स के मतलब हर एक यूनिट के आपको MCQs वगैरह सब प्रोवाइड किए हैं। साथ साथ में मैंने आपके हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप जाके देखिए चैनल पे, जहाँ कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड आपकी हर एक यूनिट को मैंने कवर किया है। ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज करेक्ट। तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया में, ठीक है, तो इसे कौन सा करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, इज नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके बारे में इंडिया के अंदर इसे क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा साइंटिस्ट रिलेटेड करेक्ट नहीं है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन सा साइंटिस्ट करेक्ट नहीं है, ये बताना है। तो आपका जो इंडिया हैज़ 12 बायोजोग्राफिकल रीजन, तो ये क्या है? नॉट करेक्ट है। तो इंडिया हैज़ 12 बायोजोग्राफिकल रीजन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपको क्या बताना है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? विंड एनर्जी है। क्या है? विंड एनर्जी है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी हो गया, साथ साथ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के आपकी बुक में से आपकी जो यूनिट वगैरह हो गए, यूनिट 6 हो गया या यूनिट स्टार्टिंग के 1 से लेके यूनिट 6 तक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर हो सके तो मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी इस पेपर का 2024 का, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, बताना है किसका यूज़, किसका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या, मतलब कैसा यूज़ है किसका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। बहुत चीप भी है, साथ साथ क्या है ये पॉपुलेशन फ्री भी है। अगर हम यूज़ करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को तो एक चीप भी है, साथ साथ पॉल्यूशन फ्री में सस्ता भी पड़ता है और क्या है ये पॉपुलेशन फ्री भी है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल। सबसे मोस्ट सुटेबल फ्यूल क्या है फ्यूल सेल के लिए? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो मोस्ट सुटेबल फ्यूल है किसके लिए? फ्यूल सेल के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जो स्लज गैस होता है लार्जली क्या कंसिडर करता है? वो मीथेन कंसिडर करता है। क्या कंसिडर करता है? मीथेन करता है। ये वाला क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्लज गैस लार्जली कंसिडर्स ऑफ मीथेन। इसके बाद में 27 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन इज यूजफुल फॉर। आर्टिफिशियल जो इंसिमिनेशन है किसके लिए यूजफुल है? वो एलिफेंट के लिए यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल है? एलिफेंट के लिए आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन क्या है? यूजफुल है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फॉरेस्टिंग हैज़ ए कंजर्वेशन टेक्निक इज़ फाउंड यूजफुल इन। फॉरेस्टिंग क्या है? एक कंजर्वेशन टेक्निक है। ये किसमें यूजफुल फाउंड किया गया है? वुपिंग क्रेन में ये फाउंड किया गया है। कौन सा? फॉरेस्टिंग का जो कंजर्वेशन टेक्निक है इसको फाउंड किया गया यूजफुल किसमें? वुपिंग क्रेन में क्या ये सक्सेसफुल फाउंड किया गया है।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, मैंगोवर इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोशन बाय एक्टिंग एज नेचर रिचार्जिंग एक्विफायर। मैंगोवर इन द कोस्टल एरिया, ठीक है, मैंगोवर कौन से कोस्टल एरिया में ये काम करता है, किसके अगेंस्ट, इरोशन के अगेंस्ट, अगेंस्ट इरोशन, किस कौन से एक्टिंग के थ्रू, नेचुरल रिचार्जिंग एक्वायर की एक्शंस के थ्रू। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, MBA एक प्रोग्राम है जो कौन चलाता है, यूनेस्को चलाता है। तो MBA किसके लिए स्टैंड करता है, मैन एंड बायोस्फीयर के लिए क्या है, स्टैंड करता है। तो MBA का फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो कौन सा जो केमिकल है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल इसको काइनेट क्या है, ये आपके जुड़ा हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ में। तो आपको ये नोट आउट करते हुए चलना है। अगर हो सकेगा तो हमको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following is a measure of oxygen used by bacteria to decompose the organic matter। तो अब इसमें आपको कुछ 4 मेजर्स दिए गए हैं ऑक्सीजन के, जो यूज़ करता है बैक्टीरिया डिकम्पोज करने के लिए किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। तो कौन सा मेजर है वो, BOD। कौन सा मेजर को यूज़ करता है ऑक्सीजन, BOD। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बायोग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। कौन सा इसमें से बायोग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो ऑप्शन सेकेंड राइट है, जो कि क्या है, पेपर क्या है, बायोग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिस्क्राइब लिमिट बताना है नॉइज पोल्यूशन की इंडिया में कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट है, 45 dBA। कितनी लिमिट है, 45 dBA। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। इसमें से कौन सा फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट का है, वेस्ट ऑफ से फिजिकल ट्रीटमेंट ऐसा क्या है वेस्ट का, तो लगूनिंग, क्या है, लगूनिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। सबसे बेस्ट मेथड क्या है किसके लिए, वेस्ट मिनिमाइजेशन का, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। कौन सा बेस्ट मेथड है, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लेक इन फूड चेन टू अनदर, बायो मैग्निफिकेशन। किसका ये आपका सेंटेंस है, किसका डेफिनेशन है ये, बायो मैग्निफिकेशन का, इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लेक इन फूड चेन टू अदर, क्या है इसका, बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, द pH वैल्यू ऑफ रेनफॉल फॉर प्लेसेस A, B and C and D। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड डिपोजिशन है, तो क्या है, फर्स्ट आपका पॉइंट A -5.5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFC। जिसमें कि आपको CFC के बारे में कुछ सेंटेंस वगैरह दिए गए हैं ऑप्शन, तो इसमें से आपको बताना है कि CFC से रिलेटेड कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4, दे आर अनइफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। तो आपका ऑप्शन 4 क्या है, राइट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजंस किसके लिए, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन के लिए, सॉरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ईयर में बनाया गया था, 1987 में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, NBA क्या है, सेटअप किया गया था अंडर कौन से एक्ट के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर NBA को सेटअप किया गया था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इसमें से बताना है कि कौन से इसमें से पार्ट नहीं है किसका, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज का, कैमल। कैमल क्या पार्ट नहीं है किसका, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, इसमें से बताना है कि किसने और जो स्टडी करता है, ठीक है, किससे रिलेटेड, स्टडी ऑफ डिसीजेस से रिलेटेड, उसको क्या क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एथियोलॉजी, क्या कहते हैं उसको,
एथियोलॉजी कहते हैं। जो स्टडी करता है डिसीजेज से रिलेटेड उसको क्या कहते हैं, एथियोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 में जेनेटिक डिसीजेस बताना है कि जेनेटिक डिसीजेस कौन कौन सी है। मलेरिया जेनेटिक हो सकती है, नहीं। डायबिटीज जेनेटिक हो सकती है, नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर का 45 का जो ऑप्शन 4 है मोंगोलिज्म, ये क्या है, जेनेटिक डिसीजेस है। क्या है ये, जेनेटिक डिसीजेस है। अल्कोहल भी जेनेटिक नहीं हो सकता है। अगर आपके मम्मी पापा, ठीक है, अगर पापा आपके अल्कोहल का कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो जेनेटिक तो नहीं हो सकता कि आप भी कंज्यूम करोगे, तो ये क्या जेनेटिक नहीं है। इसमें बताना है कि जेनेटिक कौन सा डिसीजेंस होता है, तो वो आता है मोंगोलिज्म आता है। क्या आता है, मोंगोलिज्म आता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जियोलॉजिकल डिजास्टर, इसमें से कौन सा जियोलॉजिकल डिजास्टर है, तो लैंडस्लाइड्स। क्या है ये, जियोलॉजिकल डिजास्टर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, तो जो चंदी प्रसाद है कौन से मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, कौन किसके साथ जुड़े हुए हैं, चिपकू मूवमेंट के साथ में क्या है, जुड़े हुए, कौन, चंदी प्रसाद भट्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग व्यू कंसिडर द नेचर हैज़ द मदर एंड कैन नॉट बी टैम, किसको मतलब इसमें कौन सा माना गया है कि नेचर क्या हमारी माँ के समान, कौन से व्यू मतलब किसमें व्यूज़ में माना गया है, इंडियन व्यूज़ में, हिंदुस्तान के हिसाब से हमारी मतलब नेचर क्या है, हमारी मदर है, कि कौन सी व्यू में देखा गया है, इंडियन व्यूज़ में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, environmental diseases that affect the certain ethnic group represent the social inequality, तो environmental diseases जो इफेक्ट करता है कुछ एथिक ग्रुप को रिप्रेजेंट को, उसको क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ENVI सेंटर आर एस्टेब्लिश बाय, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ENVI से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी अगर आपके पेपर्स होंगे NVI से रिलेटेड, जो कि मैं आपको 7 साल के पेपर को आपको मैं प्रोवाइड करूंगी BV ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, तो ENVI से रिलेटेड आपको क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको अलग से नोट आउट कर लेना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये तो अभी हमने देखा जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा, अच्छे से आपको 2000 क्वेश्चन पेपर को करके जाना है, जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को करके जाना है। साथ साथ में आपको अलग अदर सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स आपको करने हैं, जैसे कि 7 साल के अगर आप पेपर करके जाओगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो ये तो मैंने आपको 2024 का बताया। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका 2022 से रिलेटेड, दिसंबर 2023 से रिलेटेड। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक वीडियो को एक्सप्लेन करती जाऊँगी डिटेल के अंदर। तो फर्स्ट हमारा वीडियो था 2024 का। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस पेपर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपका डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ साथ में मैंने आपको BV यूनिट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपके यूनिट वाइज मैंने आपको अलग से निकाल के मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, और साथ साथ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। और 2024 के क्वेश्चन पेपर का PDF भी मैं आपको आंसर के साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।